हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि सोवियत संघ में 1990 से आज तक कितने संविधान बदले जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सोवियत संघ में 1917 के बाद 1918, 1924 और 1936 और 1977 में संविधान को 4 बार बदला जा चुका है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी गणराज्य का गठन हुआ। यानी देखा जाए तो सोवियत संघ का जो विघटन था वो 1991 में हुआ और उसके बाद रसिया आ गया। यानी रसिया इसका उत्तराधिकारी था। अब हम बात करते हैं कि 1993 में रूस में एक नया संविधान स्वीकार किया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ये 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में घमासान लड़ाई हुई थी जिसका नाम था शीत युद्ध। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि फ्रांस में क्रांति के बाद कब कब नए संविधान को लागू किया गया। तो फ्रांस में क्रांति के पश्चात निम्नलिखित संविधानों को लागू किया गया। एक था 1793 का संविधान जिसके अंतर्गत प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना की गई, और 1848 का संविधान जिसमें दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बनाया गया, और 1875 का तीसरा संविधान जिसमें तीसरा गणतंत्र बनाया गया, और 1946 का चौथा संविधान जिसमें चौथा गणतंत्र बनाया गया, और 1958 तक अगर देखा जाए तो 5 बार इनका संविधान बनाया गया है। तो संविधान जिसमें 5वें गणतंत्र की स्थापना की गई। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की सफलता का वर्णन कीजिए। बात करते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, और संविधान को औपचारिक रूप से देखा जाए तो इसे कब लागू करना था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करना था। तब से लेकर अब तक कई दशक बीत चुके हैं। ये संविधान लगातार क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जो नियम कायदे कानून जो संविधान में लिखे गए हैं वो सारे के सारे नियम कायदे कानून वर्तमान समय तक काम करते जा रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें परिवर्तन हुए हैं संशोधन द्वारा। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार क्या करती है, काम करती है। अब हम बात करते हैं, क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अथवा क्या संविधान सामान्य कानून के समान है जिसमें जब चाहे परिवर्तन किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन। इसके अब आंसर को समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक क्या संतुलन पैदा करने का प्रयास किया था। इन्होंने कहा कि संविधान को सामान्य कानून से उचित दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की नज़र से देख सके। हम बात करते प्यारे बच्चों, हमारे जो संविधान में नियम कायदे कानून कठोर भी है और लचीला भी है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो प्यारे बच्चों देखो, पहले जब हमारे संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई थी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जैसे जैसे अपना जीवन यापन करता है तो संविधान में बहुत सारे धीरे धीरे संशोधन होते जा रहे थे। जैसे कि आपको मैंने एक बार पढ़ाया था, संपत्ति के मूल अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। कहाँ से? तो मूल अधिकारों से। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को लेकर वो पहले से ही क्या थे, सचेत थे। तो यहाँ पे आपको सचेत लिखना है कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय क्या हो सकती है, अलग अलग। उन्हें पता था कि भाई वर्तमान समय में लोगों की जो राय होंगी वो अलग अलग हो सकती है। देखो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है कि जो संविधान में जो बातें लिखी गई थी तो उनके अनुसार तो हम चलते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे संविधान में भी संशोधन होने की भी जरूरत है। तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की जरूरत महसूस की जाएगी। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों ही बातों को ध्यान में रखा गया है, अर्थात उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ लचीला भी बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा भारतीय जो संविधान है कठोर भी है और लचीला है। समय समय पर क्या होगा, संशोधन के दौरान
कुछ नियम कायदे कानूनों में बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। उसमें समय की आवश्यकताओं के अनुसार क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये था हमारे भारत के संविधान की खूबियां, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में देखा जाए तो दोनों का मिश्रण पाया जाता है, एक तरफ लचीला, एक तरफ कठोर। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान को लचीला और कठोर बनाने के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हर संविधान में कुछ गलती रह जाती है। कोई भी संविधान पूर्ण रूप से गलती रहित नहीं होता। जब कोई गलती सामने आती है तो उसे हटाने का भी प्रावधान होना चाहिए, और बिल्कुल होता भी है, और तभी संभव है जब संविधान लचीला और आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सके। देखो, हमारा जो संविधान है वो लचीला भी तो है, तभी तो आसानी से परिवर्तन हो रहा है। कठोर बनाने के कारण भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको संघात्मक व्यवस्था के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है, जिसमें राज्यों की शक्तियों से संबंधित धाराओं में परिवर्तन के लिए उनकी सहमति जरूरी होनी चाहिए। इसलिए ऐसी धाराओं में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति को जरूरी करके संविधान को कठोर बनाया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो राज्य जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्य की शक्तियों से संबंधित अगर जो धाराएं हैं उनमें तो परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन धाराओं में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ये समझ आ गया होगा, आगे हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए कि किस प्रकार से ये संशोधन होता है, अथवा भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कितने तरीके अपनाए गए हैं, इसका स्पष्ट कीजिए। तो आगे हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कठोर लचीला संविधान का क्या है, मिश्रण है। इसमें संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 3 तरीके अपनाए गए हैं। पहला, साधारण बहुमत, बहुत ही आसान है, आपको समझ आ जाएगा। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। संशोधन का जो प्रस्ताव होगा वो कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा। संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। जब दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव हो जाए तब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने पर संशोधन प्रस्ताव को पारित कर सकता है, यानी उसमें बदलाव लाया जा सकता है, फेरबदल किया जा सकता है। विशेष बहुमत, इस तरीके का प्रयोग संविधान की अधिकांश धाराओं के लिए किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं, अगर हमारा संविधान लचीला है तो साधारण बहुमत से भी क्या संशोधन पास करा लिया जाता है। अगर कुछ ऐसे नियम कायदे कानून जैसे कठोर हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। जैसे हम बात करते हैं सीए, धारा 370, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विशेष बहुमत लाने का यानी विकल्प होता है। हम कहते हैं दोनों सदनों में अगर देखा जाए तो 50 अनुमोदन लोकसभा में, 50 अनुमोदन राज्यसभा की जरूरत पड़ती है। इसके अनुसार संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के पास होना चाहिए। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, और संशोधन विधेयक पर जो कानून है मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या से कम आधी होनी चाहिए। देखो 50 + 1 होनी चाहिए। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों में से 50-50 अनुमोदन की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये विशेष रूप से कानून प्रस्ताव हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। इस प्रकार से हम समझते प्यारे बच्चों कि जो भी नियम कायदे कानून होगा आपको सुनना है और समझना है। 2/3 विशेष बहुमत के आधार पर वह कानून बनेगा। संसद के दोनों सदनों से होकर गुजरना चाहिए। लेकिन कुछ सदस्य 545 है तो इसका बहुमत 273 होगा। 545 का अगर आधा करेंगे आप तो कितना होगा, 273 होगा। इस तरह प्रस्ताव 273 सदस्यों द्वारा क्या होगा, पारित समझा जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो विशेष बहुमत के लिए दोनों ही स्थिति कुल सदस्यों का जो बहुमत होगा वो 2/3 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कोई संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित हो सकता है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना और समझा तो आपको समझ आ जाएगा। तो विशेष बहुमत आधे राज्यों का समर्थन संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए सिर्फ क्या विशेष बहुमत ही काफी नहीं है, बल्कि
राज्य द्वारा, आपको यहाँ पे राज्य द्वारा अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रणाली में सभी संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना चाहिए और कुल राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं का सहमत होना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने प्यारे बच्चों अभी जस्ट बताया कि लोकसभा में तो एमपी आ जाते हैं और राज्यसभा में कौन आ जाते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 50 अनुमोदन की तो जरूरत हमें मिल सकती है, 50 लोकसभा से ले लो, 50 राज्यसभा से। तो कानून बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान है और इसमें कौन जीतता है, हर बार लोकसभा ही जीतता है, तभी कोई प्रस्ताव को पास समझा जाएगा, आपको याद रखना। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। स्पष्ट कीजिए अथवा संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने वाले तत्व का वर्णन कीजिए। हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना गया है। यह दस्तावेज एक क्या है, जीवंत प्राणी की तरह समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुसार क्या करता, कार्य करता और धीरे धीरे बदलता भी है। इसलिए संविधान को एक क्या कहा जाता है, जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने में दो संस्थाओं का योगदान रहता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाने में योगदान। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं न्यायपालिका का योगदान। न्यायपालिका और संसद के बीच में कहीं ना कहीं वाद विवाद तो होता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यायालय में केशवानंद भारती मुकदमे में निर्णय दिया गया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, यानी संविधान के मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकती, फेरबदल नहीं कर सकती। मूल ढांचे के विषय में संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मूल ढांचे की संरचना न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई है, यह एक अवधारणा है। इसके द्वारा न्यायपालिका संविधान की क्या करती है, रक्षा करती है। तो आपको पता ही है कि भाई न्यायपालिका क्या करती है, संविधान की रक्षा करती है और मूल अधिकारों की भी रक्षा करती है या नहीं, यहाँ पर बताइए, या नहीं यहाँ पर बताइए जरा कि मूल जो ढांचा है मौलिक अधिकार है या उसकी रक्षा करता है। इसको हम परिवर्तन में ला नहीं सकते, यह व्यक्ति का एक क्या हृदय है और हम कह सकते हैं ये एक आत्मा भी है। तो आपको इस प्रकार से सुनना है, तो आपको इस प्रकार से समझना है कि जो मूल जो ढांचा होता है वो व्यक्ति का मूल अधिकार होता है और न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है और इसको हम परिवर्तन में ला नहीं सकते और यह व्यक्ति का एक हृदय और हम कह सकते हैं यह एक आत्मा भी है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि राजनेताओं का योगदान। 1967 से 73 के समय न्यायपालिका और संसद के बीच में घमासान वाद विवाद रहा था, इसलिए न्यायपालिका और संसद के संबंधों को सुधारने की जरूरत महसूस की गई। केशवानंद भारती मुकदमे के बाद संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए जो 42वां जो संशोधन किया गया था, संपत्ति वाला, आपको याद है ना, लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स मुकदमे में न्यायालय द्वारा अपना पहला निर्णय फिर से दोहराया गया कि इसके बाद सब ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। इस तरह संसद को संविधान में संशोधन करने का तो पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन संविधान के वो मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। यानी आपको याद रखना है कि संसद के पास तो अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है, लेकिन व्यक्ति के मूल अधिकारों में वो फेरबदल नहीं कर सकती। तो प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।